लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डाइजेशन स्टमक के अंदर कैसी होती है। तो हमने वहाँ पे देखा कि सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में देखा, जो कि चर्निंग मूवमेंट के थ्रू होती थी। देन उसके बाद केमिकल डाइजेशन में देखा कि केमिकल डाइजेशन में प्रोटीन की वहाँ पे डाइजेशन हो रही थी और फैट की डाइजेशन हो रही थी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं हो रही थी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन थी वो या तो माउथ के अंदर होगी या फिर इंटेस्टाइन के अंदर 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 होगी। अब 30% जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है वो कहाँ पे हो जाती है? माउथ के अंदर हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डाइजेशन जो होती है इंटेस्टाइन में वो कैसी होती है। तो जब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पे क्या होती है? कंप्लीट डाइजेशन होती है, ये हो जाती है किसकी? फूड की हो जाती है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, प्रोटीन की हो जाती है, न्यूक्लिक एसिड की हो जाती है और लिपिड की हो जाती है। तो ये जो चारों के चारों हमारे पास फूड न्यूट्रेंट्स आ जाते हैं, मतलब लिपिड्स आ गए, न्यूक्लिक एसिड आ गए, कार्बोहाइड्रेट आ गए, तो यहाँ पे इनकी क्या होती है? एक कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, मतलब कार्बोहाइड्रेट की इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होती है। तो ये जो डाइजेशन होगी ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी वो एक तो स्टोरेज का काम करेगी और एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन देखते हैं इंटेस्टाइन में कैसी होती है। तो जब हम इंटेस्टाइन को देखते हैं तो यहाँ पे होती हैं दो कंडीशनें कौन कौन सी होती है कि पहला होगा पेनक्रियाटिक एक्शन होगा और दूसरा जो होगा वो इंटेस्टाइनल जूस का। पेनक्रियाटिक एक्शन मींस पेनक्रियाटिक जूस का एक्शन होगा। देन उसके बाद दूसरा जो एक्शन होगा वो इंटेस्टाइनल जूस का होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो पेनक्रियाटिक जूस का एक्शन होता है फूड पे, वो मतलब कार्बोहाइड्रेट पे, वो कैसा होता है। अब जो पेनक्रियाटिक जूस की जब हम बात करेंगे तो पेनक्रियाटिक जूस क्या कंटेन करता है? स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक अमाइलेज बोलते हैं। और वही जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वही स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोस में करेगा, आइसोमाल्टोस में करेगा, अल्फ़ा डेक्स्ट्रिन में करेगा। तो ये आप नीचे देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन बनी हुई है स्टार्च, देन उसके बाद मैंने पेनक्रियाटिक अमाइलेज के साथ इसको रिएक्ट करवाया। तो देन उसके बाद इसकी जो ब्रेकडाउन हुई वो किस में होगी? माल्टोस में होगी, आइसोमाल्टोस में होगी और लिमिट डेक्स्ट्रिन में होगी। देन सिमिलरली जब हम ग्लूकोजन की बात करेंगे, तो ग्लूकोजन का एक्शन इस पे एक्शन कौन करेगा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज करेगा। और इसी पेनक्रियाटिक अमाइलेज की वजह से क्या बनेगा? इस लिमिट डेक्स्ट्रिन बनेगा प्लस माल्टोस, उसके बाद फर्दर माल्टोस बनेगा और आइसो माल्टोस बनेगा। तो ये हो गया पेनक्रियाटिक जूस का एक्शन किस पे? कार्बोहाइड्रेट पे। अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसका एक्शन कैसा होता है। तो जब हम इंटेस्टाइनल जूस की बात करेंगे तो इंटेस्टाइनल क्या करेगा? वो भी एंजाइम कंटेन करता है, जैसे माल्टेस हो गया, आइसो माल्टेस हो गया, सुक्रेस हो गया, लैक्टेस हो गया एंड लिमिट अल्फ़ा डेक्स्ट्रिन हो गया। तो कैसे कैसे वो एक्ट करता है, कैसा कैसा उसका एक्शन रहेगा, तो आप नीचे देख सकते हो। जैसे माल्टोस पे माल्टेस का एक्शन होगा तो ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज बना देगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना देगा। देन आइसो माल्टेस पे एक्शन होगा जब आइसो माल्टेस का, तो वो क्या बना देगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना देगा। देन सुक्रेस पे जब सुक्रेस का एक्शन होगा तो वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोस बना देगा। लैक्टोस सिमिलरली लैक्टेस का एक्शन होगा तो वो क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा प्लस लैक्टोज बना देगा। देन उसके बाद लास्ट पे लिमिट डेक्स्ट्रीनेज का एक्शन होगा तो वो किस में चेंज कर देगा? ग्लूकोज में चेंज कर देगा। अब ये साथ में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो वर्टिब्रेट होते हैं, मतलब र्यूमिनेंट और नॉन र्यूमिनेंट, तो इनमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता। तो इनके पास क्या होते हैं कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं कि सेलुलोस एंजाइम को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम को क्या करते रहते हैं? सिक्रीट करते रहते हैं। तो हम जब हम अपनी बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि अपेंडिक्स होता है, जिसको हम ब्लाइंड सैक बोलेंगे। और वो क्या होता है कि हमारा वेस्टिजियल आर्गन होता है। वेस्टिजियल आर्गन का हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर वगैरह में काम करता था, लेकिन अब हमारे उसमें काम नहीं करता। तो यही जो मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये वहीं पे पाए जाएंगे और यहीं जो होंगे कार्बोहाइड्रेट की करेंगे, सेलुलोज वगैरह की क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे। क्योंकि सेलुलोज डाइजेशन एंजाइम हमारे पास नहीं होता, तो इसके लिए क्या होते हैं कि हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो ये साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये भी आप लिखोगे। देन उसके बाद प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होती है। तो
जब हम प्रोटीन की बात करेंगे तो सिमिलरली जैसे कार्बोहाइड्रेट पे पेनक्रियाटिक जूस का एक्शन हुआ था, देन उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस का एक्शन हुआ था, तो सिमिलरली कंडीशन यहाँ पे भी वैसी ही होगी। सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस का एक्शन होगा। अब यही जो पेनक्रियाटिक जूस है ये क्या कंटेन करेगा, प्रो एंजाइम कंटेन करता है। प्रो एंजाइम कौन कौन से, जैसे ट्रिप्सिनोजिन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजिन हो गया, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेस हो गया। और यही जो एंजाइम एक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में करता है, एंटीरियो काइनेस की मतलब क्या करता है, एक्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है मतलब जो ट्रिप्सिन। अब ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ये क्या है, प्रो एंजाइम है और इस पे एक्ट कौन करेगा, एंटीरियो काइनेस करेगा और देन उसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा, मीन्स ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा। ये आप नीचे देख सकते हो, जैसे ट्रिप्सिन प्रो एंजाइम सेक्रेट हुआ, इस पे एक्ट कौन कर रहा है, एंटीरियो काइनेस करेगा और ट्रिप्सिन बना देगा, कीमोट्रिप्सिनोजिन, देन क्रीमोट्रिप्सिन बन जाएगा, ट्रिप्सिन आगे फर्दर एक्ट करेगा, ये भी प्रो एंजाइम है। प्रो कार्बो प्रो कार्बो पेप्टिडेज पे कौन एक्ट करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, क्या बना देगा, कार्बो ऑक्सी पेप्टिडेज बना देगा। पेप्टोन पे क्या करेगा, ट्रिप्सिन एक्ट करेगा तो लार्ज पेप्टाइड में चेंज कर देगा। देन सिमिलरली इलास्टिन का भी ऐसा ही होगा, पेप्टोन का भी ऐसा होगा और लार्ज पेप्टाइड का भी ऐसा ही होगा। तो जब लार्ज पेप्टाइड की हम जब बात करेंगे तो वहाँ पे हो जाता है कि पेप्टाइड प्लस अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये होता है डाइजेशन के प्रोटीन की पेनक्रियाटिक जूस से एक्शन, मतलब डाइजेशन किस तरीके से होती है। तो नीचे फिर है इंटेस्टाइनल जूस का एक्शन कैसा होता है प्रोटीन पे। तो जब हम प्रोटीन का इंटेस्टाइनल एक्शन देखें, प्रोटीन पे इंटेस्टाइनल एक्शन देखेंगे तो प्रोटीन में भी क्या होंगे, कुछ एंजाइम होंगे जो सक्रीट होते हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में सक्रीट होते हैं। और वो क्या कंटेन करते हैं, यही जो मतलब इंटेस्टाइनल जूस है ये क्या कंटेन करता है, इंपॉर्टेंट एंजाइम जैसे एंटीरियो काइनेस हो गया, अमाइनो पेप्टिडेज हो गया एंड डाईपेप्टिडाइज हो गया। तो यही क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड को, कन्वर्ट करेगा डाईपेप्टाइड में प्लस अमाइनो एसिड में करेगा। देन उसके बाद डाईपेप्टाइड जो होगा उस पर एक्ट कौन करेगा, डाईपेप्टिडेज करेगा तो अमाइनो एसिड में चेंज हो जाएगा। और यही जो एंटीरियो काइनेस है ये क्या करेगा, कन्वर्ट करता रहेगा ट्रिप्सिनोजिन को, मतलब कि कन्वर्ट करता रहेगा ट्रिप्सिनोजिन को किसमें, ट्रिप्सिन में करता रहेगा। और फर्दर ये जो ट्रिप्सिन होगा ये आगे और एंजाइम को क्या करता रहेगा, एक्टिवेट करता रहेगा। जैसे ये आपने ऊपर रिएक्शन देखी है तो कि सबसे पहले एंटीरियो काइनेस का होता है और देन उसके बाद ट्रिप्सिन की जैसे ही मतलब एक्टिव फॉर्म बन जाती है, देन ट्रिप्सिन जो होगा वो और फर्दर आगे और एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। तो सिमिलरली केस इसमें भी ऐसा ही है। तो जब हम इंटेस्टाइनल पेप्टिडेज की बात करेंगे तो ये बेस्ट एक्ट कब करता है कि जब इसकी पीएच वैल्यू का क्या हो, 7.0 टू 8.0 हो, मतलब 7 से लेकर 8 पीएच के दरमियान ये क्या करता है, सबसे बेस्ट एक्ट करता है। देन उसके बाद अब ये जो इंटेस्टाइनल पेप्टिडेज है ये नेटिव प्रोटीन पे एक्ट नहीं करता, बट इतना है कि जब प्रोटीन की डाइजेशन करता है तो यह क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है और प्रोटीलिटिक इंजाइम को क्या करता है, सक्रीट करता है, मतलब हाइड्रोलिसिस भी करता है और प्रोटीलिटिक भी करता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा। अब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी तो सिमिलरली आपको पता ही है कि सबसे पहले किसी भी अगर फूड की डाइजेशन हो रही है तो वहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, एडिशन ऑफ वाटर होगा, तो वाटर की वजह से उसकी क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी। तो ये था कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की कैसे हुई, प्रोटीन की डाइजेशन कैसे हुई, ये मतलब इंटेस्टाइनल में। तो कल हम डिस्कस करेंगे फ़ैट की डाइजेशन कैसे होती है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन कैसे होती है। तो लास्ट में हमारा बच जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो होगी वो हम एक ही दिन में कर लेंगे। तो तब तक आप इसको देखिए, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से फ़ौरन पूछिए। इतना मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है, एक ही बार पढ़ने से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा और मैंने बिल्कुल ईजी करके लिखा हुआ है। तो तब तक आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो पूछ सकते हो आप।